तो आज हम चल रहे हैं भारत की एक बहुत ही पुरानी और भव्य इमारत के गलियारों में, कैलकाटा हाई कोर्ट। दिन में ये जगह इंसाफ का मंदिर है, पर कहते हैं कि रात में यहाँ फुसफुसाहटें गूंजती हैं, एक बेचैन रूह की कहानियां सुनाई देती हैं। यही वो लाइन है जो इस पूरी कहानी का, इस पूरी लेजेंड का दिल है। एक आवाज जो इंसाफ के गलियारों में गूंजती है और एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती है जिसे कभी ठीक से सुना ही नहीं गया। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस जगह के इतिहास में उतरना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था। सोचिए, दिन के उजाले में ये इमारत कानून के राज का सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, कहते हैं कि दीवारों में दफन कहानियां बाहर आने लगती हैं, जो एक बिल्कुल ही अलग हकीकत बताती हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में है निस्तार राउत, एक ऐसी महिला जो बस एक नई जिंदगी चाहती थी, अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रही थी। अब देखिए होता क्या है। साल था 1881। उसकी इंसाफ की गुहार को उन्हीं ताकतवर लोगों ने कुचल दिया जिनके वो खिलाफ थी। कानून को ही उसके खिलाफ हथियार बना दिया गया और उसका एक बेहतर जिंदगी का सपना एक भयानक हकीकत में बदल गया। और यहीं से एक तारीखी नाइंसाफी, एक भूत की कहानी बन जाती है। कहते हैं कि उसकी रूह, जिसकी पहचान उसकी पायल की छमछम से होती है, आज भी उसी सिस्टम में इंसाफ ढूंढ रही है जिसने उसे धोखा दिया था। पर कहानी सिर्फ निस्तार की नहीं है। एक और रूह यहां भटकती है, तापिस की, एक कवि जिसे अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उसकी कहानी इस इमारत के दर्द में एक और परत जोड़ती है। एक और आत्मा जिसे इंसाफ नहीं मिला और जो हमेशा के लिए अपनी अधूरी प्यास में कैद हो गई। ये तो हुई सदियों पुरानी बातें, पर आज के जमाने में 21वीं सदी में क्या होता है जब कोई इन कहानियों का सच जानने की कोशिश करता है टेक्नोलॉजी के साथ। साल 2022 में एक टीम जिसका नाम था डिटेक्टिव्स ऑफ सुपरनैचुरल सामने आई। उन्होंने तय किया कि वो इन कहानियों की तह तक जाएंगे और उन्होंने निशाना बनाया उस जगह को जो इन सब किस्सों का सेंटर माना जाता था, बदनाम कमरा नंबर 11। तो सवाल ये उठता है कि टेक्नोलॉजी से भला भूत का शिकार कैसे किया जा सकता है? जब पुरानी कहानियों का सामना आज के विज्ञान से होता है, तो जांच के औजार क्या होते हैं? उनका पहला हथियार, ये K2 EMF मीटर। देखिए, थ्योरी ये है कि आत्माएं एक तरह की एनर्जी होती हैं और जब वो आसपास होती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ होती है, जिसे ये मशीन पकड़ लेती है। और दूसरा है ये EVP रिकॉर्डर। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। माना यह जाता है कि आत्माएं ऐसी फ्रीक्वेंसी पर बात करती हैं जो हमारे कान नहीं सुन सकते, पर यह डिवाइस ये उन आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सकता है। तो एक तरफ हैं ये घोस्ट हंटर्स और उनके गैजेट्स, पर दूसरी तरफ साइंस का इस बारे में क्या कहना है? चलिए अब जरा सबूतों को वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। इसके लिए हम एक अकादमिक पेपर देखते हैं जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इम्पैक्ट में छपा था। इसमें इन सारे तरीकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। अक्सर ये लोग कोल्ड स्पॉट्स की बात करते हैं, मतलब अचानक किसी जगह का ठंडा हो जाना। उनका मानना है कि भूत एनर्जी खींचते हैं, इसलिए ऐसा होता है। पर साइंस कहता है, अरे भाई, पुरानी इमारतों में हवा के झोंके, सीलन या खराब इंसुलेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और वो EMF मीटर का क्या उसकी रीडिंग सच में किसी आत्मा का सिग्नल है? देखिए, साइंस हमें ये याद दिलाता है कि हम EMF से घिरे हुए हैं। बिजली के तार, हमारे फोन, यहाँ तक कि जमीन के नीचे से भी ये तरंगें निकलती हैं। तो ये बताना लगभग नामुमकिन है कि रीडिंग कहाँ से आ रही है। और हाँ, ये ऑर्ब्स, तस्वीरों में दिखने वाले ये चमकीले गोले, इन्हें अक्सर आत्मा की एनर्जी बताया जाता है, पर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। ये बस कैमरे के फ्लैश का धूल, नमी या छोटे मोटे कीड़ों पर पड़ना होता है। तो फिर उन रहस्यमयी आवाज़ों का क्या जो रिकॉर्ड होती हैं? यहाँ साइकोलॉजी सामने आती है। एक चीज़ होती है ऑडिटरी पेरेडोलिया। ये हमारे दिमाग की एक हैबिट है। वो रैंडम शोर में भी कोई जाना पहचाना पैटर्न, जैसे कि आवाज़ें, ढूंढने की कोशिश करता है। तो एक तरफ दावे हैं, दूसरी तरफ वैज्ञानिक तर्क। ये बहस तो चलती रहेगी, पर शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि भूत होते हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है कि ये कहानियां इतनी ताकतवर क्यों होती हैं? मतलब अगर कोई पक्का सबूत नहीं है, तो फिर ये किस्से सदियों तक जिंदा कैसे रहते हैं? इसका जवाब शायद विज्ञान में नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति में छिपा है। और फिर होता है एक ट्विस्ट।
जज खुद कुछ ऐसा कह देते हैं जो सबको हैरान कर देता है। कोर्ट से जुड़ी इन्हीं भूतिया कहानियों के बारे में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने भरी अदालत में कहा कि ये कहानियां पूरी तरह झूठी नहीं हैं। सोचिए जरा, एक जज और ऐसी बात। बस इस एक लाइन ने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये डर आता कहां से है? देखिए, वकीलों, स्टाफ और यहां तक के जजों के बीच में भी पीढ़ियों से कुछ कहानियां चली आ रही हैं, खास करके कमरा नंबर 11 के आसपास। कहानियां ऐसी हैं कि अंधेरा होने के बाद एक बिना सिर वाली औरत घूमती है, गलियारों से पायल की छन छन सुनाई देती है, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये निस्तार नाम की एक औरत का भूत है, जिसकी कहानी भी बड़ी दर्दनाक है। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। इन भूत प्रेत की कहानियों से हटकर इस अदालत की दीवारों के बीच आखिर कौन से असली रियल लाइफ ड्रामा रिकॉर्ड किए गए हैं? और देखिए, यहीं पर इस कोर्ट की दोहरी पहचान, इसकी ड्यूअल आइडेंटिटी सामने आती है। एक तरफ तो है इसकी शानदार रोबदार गॉथिक वास्तुकला, और दूसरी तरफ हैं वो डरावनी कहानियां जो इसके अपने ही इतिहास से पैदा हुई हैं। इस कहानी के केंद्र में है महाराजा नंद कुमार, एक बहुत ही अमीर और असरदार ब्राह्मण, जिन्होंने कह सकते हैं कि कुछ बहुत ताकतवर दुश्मन बना लिए थे। और उनके दुश्मन थे खुद वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। और नंद कुमार ने उन पर सीधा सीधा रिश्वतखोरी यानी ब्राइबरी का इल्जाम लगाया था। और अब आती है कहानी में एक और बात। इस केस की सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे, जो वॉरेन हेस्टिंग्स के काफी करीबी दोस्त थे। समझ रहे हैं, यहीं से पूरा मामला और भी पेचीदा हो जाता है। ये मुकदमा इतनी तेजी से चला कि सुनकर हैरानी होती है। 6 मई को महाराजा नंद कुमार को जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 8 जून को मुकदमा शुरू हुआ, एक ऐसी जूरी के सामने जिसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। सिर्फ 8 दिन में 16 जून को जूरी ने उन्हें दोषी करार दे दिया और 5 अगस्त को उन्हें फांसी दे दी गई। सब कुछ सिर्फ 3 महीनों के अंदर अंदर खत्म। और इस फैसले पर इतना बड़ा विवाद हुआ, इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि कई इतिहासकारों ने इसे जुडिशियल मर्डर यानी न्यायिक हत्या का नाम दिया। क्यों? क्योंकि जिस जालसाजी के लिए उन्हें मौत की सजा दी गई, उसके लिए इंग्लैंड में तो मौत की सजा का कानून था, लेकिन भारत में उस वक्त ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं माना जाता था। तो अंग्रेजी कानून को इस तरह भारत में लागू करना बहुत विवादित था। ये देखिए, ये उसी दौर का एक कोर्ट समन है, मोम से सील किया हुआ। जब ऐसी चीजें सामने आती है ना, तो इतिहास बस कहानी नहीं रह जाता। ऐसा लगता है जैसे हम टाइम ट्रैवल करके उसी पल में पहुंच गए हैं। सब कुछ एकदम असली लगने लगता है। शरीफ, जो उनकी फांसी के वक्त मौजूद थे, उन्होंने लिखा है कि नंद कुमार बिल्कुल शांति से खुशी खुशी उस कमरे में आए। उनके चेहरे पर डर या घबराहट का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। ये बात उनके अटूट साहस को दिखाती है। इस अदालत की वास्तुकला को देखिए, ये शानदार गॉथिक रिवाइवल स्टाइल जो आज भी पूरी शान से खड़ी है, औपनिवेशिक शक्ति और कानूनी अधिकार का एक जिंदा प्रतीक है। और मजेदार बात यह है कि इसका डिजाइन बेल्जियम के यप्रेस शहर में 13वीं सदी के क्लॉथ हॉल से प्रेरित था। और बात सिर्फ इमारत की नहीं है, इस कोर्ट की शानो शौकत, इसके समारोह, जैसे ये औपचारिक गदा जिसे सत्रों की शुरुआत में जुलूस में ले जाया जाता है, ये सब चीजें सदियों पुरानी कानूनी परंपराओं को दर्शाती हैं, जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती हैं। और वक्त के साथ कोर्ट कितना बदला है, ये इस तब और अब से साफ पता चलता है। पहले जूरी सिस्टम कोर्ट की नींव हुआ करती थी, जैसे हमने नंद कुमार मामले में देखा। आज 1959 के एक विवादित मामले के बाद भारत में जूरी सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। और सोचिए, एक वक्त था जब अंजलि रॉय जैसी महिलाओं को लॉ कॉलेज में दाखिले के लिए लड़ना पड़ रहा था। और आज महिलाएं इस कानूनी प्रणाली का एक अहम हिस्सा हैं, वकील बनकर बहस करती हैं, जज बनकर फैसले सुनाती हैं। ये बदलाव कमाल का है। तो आखिर में आइए इस कहानी के दोनों धागों को, मतलब जो रिकॉर्ड किया गया इतिहास है और जो कहानियां फुसफुसाई जाती हैं, उन दोनों को एक साथ लाते हैं। क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट जैसी किसी भी इमारत की पहचान सिर्फ पत्थरों और रिकॉर्ड से नहीं बनती, उसकी पहचान उन कहानियों से भी बनती हैं जो उसके हॉल में, उसके गलियारों में जिंदा रहती हैं। एक इतिहास है जो किताबों में दर्ज है, और एक दूसरा इतिहास है जो लोगों की जुबानी, फुसफुसाहटों में जिंदा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर किसी भी संस्था की असली पहचान क्या है? वो जो आधिकारिक इतिहास में फाइलों में लिखा है, या वो
जो वहां के लोगों की कहानियों में, उनकी यादों में जिंदा है। इतिहास और यादों के इस दोहरेपन के बारे में सोचना जरूरी है।